नमस्कारम भारत। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा पर अगर आ रहे हैं तो। मैं आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट अलग अलग बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और केदारनाथ यात्रा पर आना चाह रहे हैं, जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, उन तक जरूर शेयर करें ये वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपका होगा ओवर कॉन्फिडेंट, जो एक सबसे महत्वपूर्ण होता है। खासकर चारधाम यात्रा के साथ साथ ट्रैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। हम अगर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या हमारा एक्साइटमेंट लेवल अगर बहुत हाई हो जाता है तो हम कुछ गलती कर देते हैं जो हमको गलती नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए आप गौरीकुंड से जब ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपका ट्रैक होता है अप्रोक्स 17-18 किलोमीटर का होता है कुंड से। अब जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखें ताकि आपको ट्रैक एंड तक कंप्लीट करने में कोई परेशानी ना आए। कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है एक्साइटेड होते हैं, भगवान का नाम लेकर के चढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जाते हैं, हर हर महादेव बोलते जाते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करते हैं, फास्ट चलते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो उस चीज़ से क्या है ना कि हमारा जो ट्रैक होता है ना वो हम टफ कर लेते हैं एंड में जा करके। तो हमारी एनर्जी डाउन स्टार्टिंग में ही हो जाती है। भाई एनर्जी को डाउन हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमारी एनर्जी जो हमको सेव करके रखना है वो है रामबाड़ा के बाद के लिए। आप स्टार्टिंग में पैदल अगर चलेंगे तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उस ट्रैक को कंप्लीट करने में। आप स्लो चलें, नॉर्मल चले, जो हम वॉकिंग करते हैं नॉर्मल घर में जिस तरह चलते हैं, हम रोड पर जिस तरह चलते हैं उस तरह ही चलें ताकि आपको ट्रैक करने में कोई परेशानी ना आए। अगर आप दौड़ लगाएंगे तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। तो आप नॉर्मल चलें। और इन जो असली मजा है ना ट्रैक का वो आपको पता चलेगा रामबाड़ा के बाद में। रामबाड़ा के बाद में जो भाई ट्रैक होता है ना बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई हो जाती है, ट्रैक बहुत टफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। उसको चलना, उस ट्रैक को कंप्लीट करना मंदिर तक बहुत टफ होता है वो। अगर आप अपनी एनर्जी को अप डाउन में लेते चलेंगे ना कि हाँ अभी डाउन हो गई है फिर थोड़ी देर रुक गए तो आपका इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। जो ट्रैक आप 7 से 8 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं वही ट्रैक आपको 10 से 11 घंटे में करना पड़ सकता है, तो आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो आप मेरी माने तो ट्रैक को स्टार्टिंग से एक जैसी स्पीड में मेंटेन करके चले, आपका ट्रैक बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आनंदित ट्रैक है भाई। ट्रैक का जो एक मजा होता है वो एक मजा अलग है और चारधाम यात्रा का एक मजा अलग है। दोनों को कंपेयर करने में काफी डिफरेंस है। ट्रैक पे जो मजा आता है भाई एक अलग लेवल का ट्रैक होता है। तो आप मंदिर तक जब पहुंचेंगे तो आपको आराम से अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आएगा हमारी ब्रीथिंग के लिए कपूर। भाई हमको सांस लेने में कई बार प्रॉब्लम होती है, वेदर चेंज होते रहता है, टेम्परेचर माइनस में रहता है कई बार। और अभी स्टार्टिंग में जो केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होगी तब आपको टेम्परेचर कम ही देखने को मिलेगा। तो अपने को साथ में भाई अपने साथ में कपूर जरूर रखें ताकि आपको सांस लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। थर्ड पॉइंट होगा हमारा ओवर पैकेजिंग। भाई ओवर पैकेजिंग ना करें क्योंकि ओवर पैकेजिंग से आपका जो पैकेजिंग होगी, आपके जो बैग्स होंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और वैसे भी आप जब चारधाम यात्रा पर दर्शन के लिए जाएंगे, जब भी धाम पहुंचेंगे तो वहाँ चारों ही धामों में आपको ठंड अक्सर मिलना ही है। ठंड एक अलग लेवल की होगी, ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में अभी भी वहाँ पर बर्फ हो रखी है। तो आप जब कपाट खुलते समय आएंगे या कपाट खुलने के 20 दिन बाद तक भी अगर आप आएंगे तो आपको ठंड मिलना ही है। तो आप अपने साथ में विंटर जैकेट्स, अपनी जर्किन हो गई, अपना स्वेटर्स हो गया, इनर वियर हो गया, वुलन कैप्स हो गई, ग्लव्स हो गए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा लेकर के आएँ बजाय अपने दूसरे कपड़ों के। वो इतने काम नहीं आएंगे जो हमारे लिए। इन सब हमको विंटर जैकेट्स और ये जो मैंने आपको बताया ना ये सारे अपने साथ में जरूर रखें ताकि आपको ठंड में बचने के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। अब अपने साथ में बैग अगर कम रखेंगे तो आपके साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा, जब आप केदारनाथ आएंगे तो आपको सोनप्रयाग से जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको सोनप्रयाग में बैग आपको आपके क्लॉक रूम में रखना होंगे। उसका रीज़न ये होगा कि क्लॉक रूम में जब आप बैग रखेंगे तो आपका 50 रुपीज़ पर डे का चार्ज होता है एक बैग का। अगर आपके पास में 2 बैग है तो 100 रुपीज़ पर डे आपको बैग का आपका चार्ज पे करना होगा क्लॉक रूम पर। एंड आपके साथ में अगर आप 5 फ्रेंड्स आते हैं या आपके 5 फ्रेंड्स का एक अगर ग्रुप होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कि 5 फ्रेंड्स के बीच में आपको क्या अमाउंट पे करना होगा। तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, अपना बजट इन चीज़ों से ना बिगड़े। कुछ हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमको मेंटेन करके रखना चलते। आप जब हरिद्वार से केदारनाथ जाएंगे या हरिद्वार से जब बद्रीनाथ जाएंगे, तो आपको सपोज मान करके चलिए गुप्त काशी तक भी अगर आप पहुंचेंगे तो आपको गुप्त काशी तक गर्मी लगेगी भाई। गुप्त काशी के बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, जो हमको सोनप्रयाग तक थोड़ा ठंडा देखने को मिलता है। बट आप जब सुबह हरिद्वार से गुप्त काशी तक आएंगे तो आपको गर्मी देखने को मिलेगी, गर्मी लगेगी। आप चाहे बस से ट्रेवल करें या अपनी पर्सनल कार से करें या कैब से करें, तो उस गर्मी के बीच में आपको पानी पीने के लिए ज़्यादा लगेगा। तो एक पानी को लेकर के आप अपना एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हिडन एक्सपेंस होते हैं भाई, तो इनको मेंटेन करके चलना जरूरी होता है। दूसरी जगह तो हमारा खर्चा बढ़ ही रहा है, अगर आप एक बजट ट्रिप बना करके आ रहे हैं ना, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखेगी, आपके लिए बहुत मैंडेटरी है ये चीज़ें। तो आप मेरी इस सलाह को मान करके रखिए, आपका बजट ना बिगड़े। और लास्ट पॉइंट आता है भाई हमारा ट्रैक के लिए शू। अब शू जो होते हैं ना भाई, एक अलग अच्छे सोल के रखें शू, एक अच्छे जो हमारा ट्रैक शू होता है उसको रखें, अच्छी कंपनी का शू लेकर के आएँ, जिससे कि हमको ट्रैक करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग शू ही लेकर के आते हैं, बट वो ये चीज़ नहीं देख पाते कि हम जिस शू में केदारनाथ जाना चाह रहे हैं, जिस शू में हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो शू हमारे लिए ट्रैक पर जाने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर आप शू गलत लेकर के आ जाएंगे ना, तो आपके लिए ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत टफ स्थिति बन जाएगी आपके लिए। तो आप कोशिश करें कि अपने लिए अपने साथ में जो शू है, एक अच्छे कंपनी की शूज़ लेकर के आएँ जिनका अच्छा सोल हो, एंड एक्स्ट्रा शू भी कैरी करके लाएं। क्योंकि कई बार ट्रैक पर बारिश देखने को मिलती है, तो बारिश से हमारे शू जो है वो गीले अगर हो जाते हैं, तो आपके पास में एक्स्ट्रा जो सेकंड शू का पेयर होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ट्रैक पर कोई परेशानी ना आएगी, और आप जब ट्रैक पर आए ना, तो आपको अच्छे से फील हो कि भाई मैं ट्रैक करने में मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये मैंने आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट बताए हैं। इन चारों पॉइंट को आप अपने साथ में माइंड में जरूर रखिए, जिससे कि आपकी यात्रा किसी भी तरह से कोई टफ नहीं होगी, किसी भी तरह से कोई हार्ड नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करें जो केदारनाथ यात्रा पर आना चाह रहे हैं इस बार 2026 में, और आपके उन फ्रेंड्स अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें जो चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। बाकी मेरी सारी वीडियोस जो मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से अपडेट दी है, केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड बनेंगे, तो आपको मेरे आईडी में, आपको मेरे चैनल पर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। उन सारी वीडियोस को जरूर देखें। जय श्री केदार।